जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। MongoDB uses डायनेमिक स्कीमा। डायनेमिक स्कीमा मींस इसका कोई फिक्स स्कीमा नहीं है कि इतने कॉलम्स बनेंगे और कॉलम का साइज इतना होगा, इतनी वैल्यू। आप रन टाइम पे जो वैल्यूज इंसर्ट करते चले जाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये आपकी स्कीमा को रीडिफाइन करता रहेगा। यू कैन क्रिएट कलेक्शंस विदाउट डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कलेक्शन का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। मतलब जरूरी नहीं है, जैसे वहां तो टेबल डिफाइन करते वक्त हमें फील्ड्स भी बतानी पड़ती थी कि ये कॉलम्स होंगे और कॉलम का साइज ये होगा। यहाँ पे आप सिंपल टेबल का या कलेक्शन का नाम यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और जब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे उसी के टाइम पे वो स्ट्रक्चर बार बार रीडिफाइन होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू प्रोवाइडेड। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे कोई भी कलेक्शन क्रिएट करने के लिए जो क्यूरी है दैट इज डीबी इज द नेम ऑफ डेटाबेस जिसके अंदर आप टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन हमारे पास क्या है, अगेन एक प्री डिफाइंड बिल्ड इन मेथड है जिसको आप यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग कलेक्शन। ठीक है, सो दिस क्रिएट कलेक्शन इज यूजर। ये यूजर का नेम जो आप आगे दे रहे हैं, इट मींस कि आप दैट इज द नेम ऑफ द कलेक्शन, आप इस नाम का टेबल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डीडीएल और डीएमएल की स्टेटमेंट्स हैं जो MongoDB में यूज होती हैं, और उसके इक्विवेलेंट एसक्यूएल की रिलेटेड इक्विवेलेंट क्यूरीज भी गिवन है सो दैट आप कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, अगर हमें MongoDB में कोई टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या क्यूरी लिखेंगे, db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और उसके आगे उस टेबल का नाम, जो भी आप उस टेबल का नाम रखना चाह रहे हैं वो कलेक्शन का नेम यहाँ आ जाएगा। यही चीज अगर सेम हम करेंगे एसक्यूएल में, एसक्यूएल सर्वर में, तो उसके इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्यूरी क्या होगी, क्रिएट टेबल यूजर्स, और फिर ब्रैकेट के अंदर आप जो जो फील्ड्स या जो कॉलम्स हैं आप वो दें, उसका साइज दें, कॉलम का नेम और उसका साइज। जबकि यहाँ पे MongoDB में ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रिएट कलेक्शन के बिल्ट इन क्यूरी के अंदर आपने अपना सिर्फ टेबल का नाम देना है। सो ये इक्विवेलेंट क्यूरी है आपकी MongoDB की, और इसके इक्विवेलेंट एसक्यूएल से रिलेटेड क्यूरी के। एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करने के लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, ये क्यूरी लिखनी पड़ेगी, और MongoDB में आपको कोई भी कलेक्शन क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करना है, उसके लिए एक सिंगल कमांड जिसमें db डॉट क्रिएट कलेक्शन उसका अपना प्री डिफाइंड मेथड है, और यूजर्स इज द नेम ऑफ कलेक्शन जो आप बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है अपने टेबल में तो MongoDB में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी कलेक्शन का नाम क्या है, यूजर्स, तो हमें कलेक्शन का नाम पता होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए db डॉट नेम ऑफ कलेक्शन जो हमारे पास यूजर्स था, db यूजर्स डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर आप जो जो फील्ड्स के लिए वैल्यू देना चाह रहे हैं आप वो फील्ड का नाम लिखें और आगे डायरेक्ट वैल्यू दे दें। फिर नेक्स्ट फील्ड नेम, उसके आगे डबल कोटेशन में नेम, एज, उसके आगे एज। फिर आप दोबारा ये एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, और जरूरी नहीं है कि उसमें भी नंबर ऑफ कॉलम सेम रहे। लेट सपोज मैंने कहा यूजर आईडी कर दो JB या DEF 678, ठीक है, और उसका नेम कर दो अली, और एज की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये सिर्फ दो ही कॉलम्स होंगे। तो ये रन टाइम पे आपका स्कीमा क्या हो रहा है, रीडिफाइन हो रहा है। आप जो जो वैल्यूज देंगे उतने ही कॉलम्स उसके लिए, उस डॉक्यूमेंट के लिए ये ऐड करता चला जाएगा। वन रिकॉर्ड इज इक्वल टू वन डॉक्यूमेंट। तो एक ये डॉक्यूमेंट बन गया, एक ये डॉक्यूमेंट हो गया। एक कलेक्शन के अंदर नाउ वी आर क्रिएटिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट में फील्ड हमेशा सेम होनी जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन तीन फील्ड्स हैं, एक यूजर आईडी की, एक नेम की, एक एज की। यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड हैं, यूजर आईडी एंड नेम। हो सकता है मैं इसी में एक और इंसर्शन करना चाहूँ, और इंसर्ट करते वक्त मैं कहूँ इसमें एक और डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दो, उसमें सिर्फ हमारे पास यूजर आईडी ना हो, सिर्फ नेम हो। नेम को हम कर देते हैं लेट सपोज GHI345, और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सिंपल फोन नंबर हो। तो उसी सेम यूजर की कलेक्शन में ये एक नई वैल्यू इंसर्ट कर देगा, और उसमें फोन नंबर मैंने कहा लेट सपोज 345 कोई भी नंबर दे दिया।
तो ये क्या हो रहा है, हर दफा एक नई डॉक्यूमेंट यूजर की कलेक्शन में ऐड होती चली जा रही है, जिसमें फील्ड्स आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मींस पहले से कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है कि इतने कॉलम्स होंगे और इस कॉलम में आपने ये वैल्यूज देनी है। आप रन टाइम पे कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट क्यूरी को देखें और इस फर्स्ट क्यूरी के कॉरिस्पॉन्डिंगली हम एसक्यूएल क्यूरी लिखना चाहें, जो फर्स्ट वाली क्यूरी है, तो इससे रिलेटेड इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्यूरी क्या होगी, इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज, जो जो वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है, बट वैल्यू आप उसी ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे जो आपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आप किसी भी ऑर्डर में कोई भी कॉलम में वैल्यूज दे सकते हैं, रन टाइम पे भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस डेटाबेस। अगर आपने कोई टेबल को अपडेट करना है तो मोंगोडीबी में आप उसके लिए कैसे क्यूरी लिखेंगे, मोंगोडीबी इज इक्वल टू डीबी यूजर्स डॉट अपडेट। डेटाबेस में यूजर वाली कलेक्शन में जाओ और उसको अपडेट करो, और अपडेट क्या करना है, सेट, अगर आपने कोई नई कॉलम ऐड करना है तो ज्वाइन डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। एक नई फील्ड ऐड करो ज्वाइन डेट, और उसमें क्या वैल्यू आ जाए, न्यू डेट, यानी कि सिस्टम की आज डेट उठाओ और उसके अकॉर्डिंगली वो इसको फील्ड की वैल्यू कर दो। इसी तरह अगर आपने कोई कॉलम ड्रॉप करना है टेबल से, तो मोंगोडीबी डीबी यूजर्स डॉट अपडेट अनसेट, अनसेट क्या करो, इसी ज्वाइन डेट वाले कॉलम को आप अनसेट कर दो। तो ये हमारे पास कुछ क्यूरीज हैं। सॉर्ट ऑपरेशन, अगर आपने सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है मोंगोडीबी में, तो सॉर्टिंग के लिए आप क्या करेंगे, असेंडिंग वैल्यू 1 है और डिसेंडिंग वैल्यू -1 है। सो मोंगोडीबी अगर आपने किसी उसको सॉर्ट करना है तो डीबी यूजर्स डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट, डेटाबेस में जाओ, यूजर्स की कलेक्शन में जाओ, फाइंड की क्यूरी लगाओ, मतलब तमाम की तमाम वैल्यू ले आओ। वहां पे हम स्टैटिक यूज करते थे, यहाँ पे हम फाइंड यूज करेंगे। और अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो हम करेंगे फाइंड 1 और आगे उसकी क्यूरी दे देंगे जहां पे एज इज इक्वल टू दिस हो जाए। मैं बताती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो डीबी यूजर्स डॉट फाइंड सॉर्ट, और सॉर्ट में हमारे पास क्या होगा, हम कह रहे हैं कि सॉर्ट कर दो एज को विथ 1, यानी कि वो सारे रिकॉर्ड्स लेकर आओ जो इस कलेक्शन में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स पड़े सब लेकर आओ और उसको एज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। तो वो असेंडिंग और वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले आएगा और उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लाएगा। इसके इक्विवेलेंट एसक्यूएल ओके, सो हम यहाँ पे सॉर्टिंग पढ़ रहे थे। इसके इक्विवेलेंट हमारे पास सॉर्टिंग की स्टेटमेंट क्या होगी, इसके इक्विवेलेंट डी, अगर एसक्यूएल की हम जो है इक्विवेलेंट क्यूरी लिखे हैं रिलेटेड टू सॉर्टिंग, तो इट विल बी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाय एज असेंडिंग। अगर हम असेंडिंग ना भी लगाएं तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है। अगर हम एज कर दें यहाँ पे -1, तो फिर यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली जाके डिसेंडिंग बताना पड़ेगा। अगर हमें काउंट फंक्शन अप्लाई करना है तो मोंगोडीबी में हम काउंट फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डीबी डॉट यूजर्स डॉट काउंट। तो वो क्या काउंट करके बताएगा कि इस यूजर्स के कलेक्शन में टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स ऐड हो चुके हैं। अगर यही इसी के इक्विवेलेंट हम एसक्यूएल क्यूरी राइट डाउन करें तो इसके इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्यूरी क्या होगी हमारे पास, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम यूजर्स। तो वो उसके टेबल में जितनी भी एंट्रीज होंगी रॉज उनको काउंट करके बता देगा। और मोंगोडीबी में हम कैसे करेंगे, डीबी यूजर्स डॉट काउंट का मेथड। सिमिलरली अगर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है तो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए हम क्या लगाएंगे, मोंगोडीबी में क्या क्यूरी लिखेंगे, डीबी डॉट यूजर्स डॉट डिस्टिंक्ट, और किस फील्ड पर डिस्टिंक्ट वैल्यू लगानी है, एज के।
सो ये देखेगा कि कौन सी कलर डॉक्यूमेंट्स ऐसी हैं जिसमें एज की वैल्यू गिवन है, उसमें से जो डिस्टिंक्ट एज है, जो रिपीटेड है, उनको हटा देगा और जो यूनिक है वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर हमें कोई पर्टिकुलर रॉ डिलीट करनी है तो मोंगोडीबी में उससे रिलेटेड क्यूरी हम कैसे लिखेंगे, डीबी यूजर्स डॉट रिमूव, और आगे वो क्यूरी और उसकी वैल्यू स्टेटस जहाँ पे डी हो जाए वो जाके वो वाली डॉक्यूमेंट रिमूव कर दो, तो ये वो डॉक्यूमेंट रिमूव कर देगा। ठीक है, कोई भी आपने क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो मोंगोडीबी में, तो उसके लिए आपके पास क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये हमारे पास 4 बेसिक क्रूड ऑपरेशंस हैं। क्रिएट के लिए हमारे पास डीबी कलेक्शन डॉट इंसर्ट, आगे जो आपने वैल्यू इंसर्ट करवानी है, डीबी कलेक्शन डॉट सेव, जो भी चीज आपने कहीं पर्टिकुलर फोल्डर पे सेव करवानी है, डीबी कलेक्शन डॉट अपडेट, और आपने क्यूरी और अपडेट का जो भी आपने चीज अपडेट करवानी है वो सिंटेक्स आगे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्यूड ऑपरेशन जो है रीड करना है, तो डीबी, इसके लिए 2 कमांड यूज होती हैं। डीबी कलेक्शन डॉट फाइंड, फाइंड बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे स्टैटिक करता है, तमाम रिकॉर्ड्स, क्यूरी एंड प्रोजेक्शन। क्यूरी मींस वो फील्ड और आगे जो वैल्यू होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो हम इसको कह सकते हैं डीबी नेम ऑफ कलेक्शन, हमारे पास यूजर्स था, ठीक है, तो हम इसको यूजर्स कर देते हैं डॉट फाइंड। अब फाइंड के आगे हम वहाँ वो क्यूरी देंगे जिसकी बेसिस पे हमें सर्च करना है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि नेम जहाँ पे हो जाए मेरे पास ABC, वो तमाम रिकॉर्ड लेकर आ जाओ जहाँ पे नेम ABC है, तो उसका तमाम डॉक्यूमेंट, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट हमें शो करके बता देगा। ये इस तरीके से ये क्यूरी और ये उसकी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स कि किस वैल्यू के बेसिस पे आप फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एज पे लगाना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास फील्ड नेम आ जाएगी जहाँ एज हो, क्या हो, लेट सपोज 20, या हम कहें कि एज इज ग्रेटर देन, वो वैल्यूज ले आओ जहाँ एज ग्रेटर देन 20 हो, तो वो सारे वो डॉक्यूमेंट शो करके ले आएगा जहाँ पे एज ग्रेटर देन 20 हो। और अगर हमें जहाँ सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट करनी हो, जैसे हम वहां पे कैसे करते थे एसक्यूएल सर्वर में, ऑल का स्टैटिक हटा देते थे, सिलेक्ट दिस फ्रॉम टेबल नेम वेयर एज इज इक्वल टू दिस, तो वो फिर कोई एक वैल्यू हमें निकाल के लाता था जहाँ पे, या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये भी क्या करेगा, डॉट फाइंड वन, कोई एक वैल्यू। जब हमें कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए हम फाइंड वन यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए हम फाइंड यूज करेंगे। और अगर हम कोई क्यूरी प्रोजेक्शन नहीं देंगे, डीबी कलेक्शन डॉट फाइंड, तो वो जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबको रिटर्न कर देगा। इसी तरह अपडेट करने के लिए डीबी कलेक्शन डॉट अपडेट, जैसे हमने अपडेट की क्यूरी ऊपर देखी थी, हमें अपडेट करना होगा तो हम कैसे अपडेट करेंगे, ये अपडेट की क्यूरी आगे देना, डीबी यूजर्स डॉट अपडेट, और आगे ये क्यूरी सेट, जो चीज हमें सेट करवानी है, और अगर हमें कोई कॉलम ड्रॉप करवाना है तो उसके लिए फिर अनसेट।
इसी तरह कुछ डिलीट करवाना है तो डीबी कलेक्शन डॉट रिमूव, जैसे हमने यहाँ से देखा डीबी यूजर्स डॉट रिमूव, कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपने रिमूव करवानी है किसी भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया की बेसिस पे, तो डीबी यूजर्स डॉट रिमूव और आगे वो फील्ड और उसकी वैल्यू, तो जहाँ पे फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी वो डॉक्यूमेंट को यूजर की कलेक्शन से रिमूव कर देगा। ठीक है, ये कुछ क्रिएट एग्जांपल्स हैं। डीबी यूजर डॉट इंसर्ट, यूजर के टेबल में इंसर्ट करना है, फर्स्ट नेम जॉन हो, लास्ट नेम डो हो, एज 39 हो, तो ये इन तीन फील्ड्स में ये तीन वैल्यूज इंसर्ट कर देगा। डीबी यूजर डॉट फाइंड, जब हम फाइंड करेंगे तो इस अभी एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, इसने ये एक रिकॉर्ड फर्स्ट लास्ट एंड एज और आईडी ये खुद से डिफाइन करेगा। इसी तरह अगर मैं अपडेट करना चाह रही हूँ, डीबी यूजर डॉट अपडेट, क्या अपडेट करो, आईडी ऑब्जेक्ट 51 सेट, जहां पे ऑब्जेक्ट आईडी ये हो जाए वहां पे क्या करो, वहां पे सेट करो एज 40 एंड सैलरी 7000, तो ये एज को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, एज 39 कर देगा और एक नया कॉलम ऐड कर देगा सैलरी 7000 की। तो ये देखें रन टाइम पे हमने एक और कॉलम भी ऐड कर दिया और एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। डीबी यूजर डॉट रिमूव, डेटाबेस के यूजर वाली कलेक्शन में जाओ और रिमूव करो क्या, फर्स्ट नेम, मतलब हमारे पास कॉलम नेम जहाँ पे फर्स्ट नेम एनी वैल्यू और सेकंड वैल्यू क्या हो जे, तो ये वो वैल्यू वो करेगा जिसमें फर्स्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है और सेकंड वैल्यू जे हो फर्स्ट नेम की। मीन्स वो जो हमने पैटर्न पढ़ा था, कोई भी पैटर्न आप यहाँ पे फॉलो करें तो वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो चीज रिमूव कर देगा। फीचर्स क्या है हमारे पास, डॉक्यूमेंट स्टोरेज ओरिएंटेड स्टोरेज है, हम डॉक्यूमेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल्स जो रिकॉर्ड्स हैं, जो फील्ड्स हैं, जो रोज हैं, दैट वर्क लाइक अ डॉक्यूमेंट्स। फुल इंडेक्स सपोर्ट है, इंडेक्सिंग भी है हमारे पास, रेप्लिकेशन एंड हाई अवेलेबिलिटी। ऑटो शार्डिंग, ऑटोमेटिकली वो शार्डिंग कर रहा होता है, शार्डिंग क्या होती है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्यूरियस करना आसान है, फास्ट इन पेस अपडेट्स हैं, एंड मैप और रिड्यूस, स्केलेबल है और एजाइलिटी है। ठीक है, रेप्लिका सेट्स, अगर हम सिंपल जो है वो डेटाबेस की बात करें, जैसे हम एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ही जगह जो रेप्लिका पड़ा है, डिफरेंट होस्ट हमने बनाए हैं और एक ही जगह बनाए हैं, और एक क्लाइंट है जो उस सर्वर से कनेक्ट कर रहा है। रिडंडेंसी एंड फेल ओवर, ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट रेप्लिका बनाया है तमाम होस्ट इसी में ही है, अगर ये यही हमारे पास रेप्लिका ही ब्रेक हो गया, जीरो डाउन टाइम फॉर अपग्रेड्स एंड मेंटेनेंस, मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन, ठीक है, एक मास्टर है और क्लाइंट क्या है, एज अ क्लाइंट वर्क कर रहा है एज अ स्लेव। अगर यही चीज हम मोंगोडीबी में देखें तो यहाँ पे हमारे पास शार्डिंग का कॉन्सेप्ट है। शार्डिंग का कॉन्सेप्ट ये कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जो डेटा है, उस डेटा को पार्टीशंस बना के अलग अलग लोकेशंस में रखा है। वही एक डेटा अलग अलग जगह पे नहीं है, डेटा को पार्टीशंस बना के अलग अलग जगह पे रखा है। इंक्रीज कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड ऑटो बैलेंसिंग, एक आपने शार्ड वन बना दिया, उसमें कुछ डेटा इस शार्ड में पड़ा है, एक होस्ट यहाँ है, एक होस्ट यहाँ है, एक होस्ट अलग है, हर होस्ट में अलग अलग डेटा पड़ा है, और क्लाइंट किसी भी एक होस्ट से कनेक्ट करके डेटा रिट्रीव कर सकता है क्योंकि ये होस्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपने एक ही होस्ट को बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं डाला, आपने लोड बैलेंसिंग की है, कुछ लोड इस होस्ट के पास है, कुछ डेटा इस होस्ट के पास है, कुछ डेटा इस होस्ट के पास है, कुछ डेटा इस होस्ट के पास है। अब क्लाइंट ने किसी एक होस्ट से कनेक्ट किया, अब क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके इजीली हमारे पास आ जाएगी। मिक्स में है कि शार्डिंग भी हो रही है और रेप्लिका भी बन रहे हैं, कुछ डेटा अलग अलग सर्वर्स में और कुछ डेटा एक रेप्लिका बना दिया जिसमें डिफरेंट होस्ट एक ही जगह पे। अब क्लाइंट किसी भी एक होस्ट से कम्युनिकेट करेगा, यहाँ पे शार्डिंग भी हो रही है और यहाँ पे मिक्स स्ट्रक्चर भी यूज हो रहा है। ठीक है, अदर फीचर्स क्या है, इजी टू इंस्टॉल है, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, वेरियस एपीआई इसकी मौजूद है, एपीआई को कनेक्ट करके आप इजीली काम कर सकते हैं, ओपन सोर्स है, इसके आपको इजीली ट्यूटोरियल वगैरह भी मिल जाएंगे। थ्योरी ऑफ नो एसक्यूएल क्या है, तीन बेसिक हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया है, दैट इज कॉल्ड कैप थ्योरम, CAP। सी क्या कह रहा है कि हमारे पास कंसिस्टेंट, जैसे हमने ट्रांजेक्शन में ऐसे ट्रांजेक्शन पढ़ी थी, ऐसे ही हमारे पास ये एक थ्योरी है कैप थ्योरी। वो क्या कह रही है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एंड पार्टीशन टॉलरेंस होना चाहिए, हम अपने डेटा को हर दफा पार्टीशन में ब्रेक कर सकें।
कंसिस्ट मैनी नोड्स, हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं, मतलब वो हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को नोड्स कह रहे हैं। नोड कंटेन्स रेप्लिकास ऑफ पार्टीशंस ऑफ डेटा, और वहां पे हमारे पास पार्टीशंस ऑफ डेटा भी हम मेंटेन कर सकें। तो कंसिस्टेंसी इज ऑल रेप्लिकास कंटेन द सेम वर्जन्स ऑफ डेटा, हर रेप्लिका में डेटा सेम हो। मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल कॉपीज बनी हुई हैं, तो अगर मैं किसी एक फील्ड को, एक कॉलम को कहीं चेंज करूं, तो उसकी जहां जहां कॉपी है वो हर जगह अपडेटेड वैल्यू होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी क्या कह रही है हमारे पास? अवेलेबिलिटी कह रही है सिस्टम रिमेन्स ऑपरेशनल ऑन फेलिंग नोड्स। अगर कोई नोड फेल भी हो जाती है तो हमारे पास सिस्टम क्या रहना चाहिए? हमारे पास सिस्टम जो है वो अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि हम शार्डिंग का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। अगर एक नोड डाउन भी हो जाती है तो हम नेक्स्ट कनेक्टिंग जो उसके बिल्कुल नियर बाय नोड है वहां से डेटा रिट्रीव कर सकें। और पी क्या कह रहा है? पार्टीशन टॉलरेंस हमें कह रहा है मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए, सिस्टम रिमेन्स ऑपरेशनल ऑन सिस्टम स्प्लिट। अगर हम सिस्टम को ब्रेक करके अलग अलग शार्ड्स बना रहे हैं तो हर शार्ड शुड बी एक्सेसिबल, एवरी शार्ड शुड बी एक्सेसिबल। तो कैप थ्योरम सेटिस्फाइंग ऑल थ्री एट द सेम टाइम इज इम्पॉसिबल। अब हम कह रहे हैं कि ये तीनों चीजें एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि हम पार्टीशन में ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे पास कंसिस्टेंसी इफेक्ट हो सकती है। अगर हम कह रहे हैं अवेलेबिलिटी है तो इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन पार्टीशन, तो हमें किसी एक पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मोंगोडीबी किस पे काम कर रही होती है? कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। जिसपे कॉम्प्रोमाइज किस पे करना पड़ेगा? अवेलेबिलिटी पे। तो हम कह रहे हैं कि कैप थ्योरम में तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करना नॉट पॉसिबल। हम क्या करें? हम एसिड ट्रांजेक्शन यूज करें। जैसे वहां पे हमारे पास एसिड ट्रांजेक्शन्स थी, यहाँ पे हमारे पास बेस ट्रांजेक्शन्स है। बेसिकली अवेलेबल, सॉफ्ट स्टेट इवेंचुअली। कुछ चीजें हम सीपी पे अचीव कर लें, कुछ चीजें हम एपी पे अचीव कर लें। ठीक है, कभी हम कंसिस्टेंसी के साथ पार्टीशन पे काम करें, कभी हम कंसिस्टेंसी के साथ अवेलेबिलिटी पे काम करें, लेकिन तीनों एक साथ यूज नहीं हो सकती। ये वाली हमारे पास एसिड ट्रांजेक्शन्स हमने जो पढ़ी थी, और ये सॉफ्ट स्टेट्स। बेस क्या कह रहा है? बेस कह रहा है हमारे पास बेसिकली अवेलेबल, सॉफ्ट स्टेट, इवेंचुअली कंसिस्टेंसी। बेसिकली अवेलेबल क्या कह रहा है? सम पार्ट्स ऑफ द सिस्टम रिमेन अवेलेबल ऑन फेलियर। अगर फेलियर आ जाता है तो कुछ पार्ट सिस्टम का अवेलेबल हो और कुछ डाउन हो। The information will expire until it is refreshed. System will change state without user intervention due to eventual consistency. Second part क्या कह रहा है? Eventual consistency is synchronous propagation and अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ये आ सकते हैं, ये जो हमने बेसिक क्यूरीज देखी हैं, तो इसमें मैं आपको एसक्यूएल की क्यूरीज राइट डाउन करके दूं और मैं कहूँ कि इससे इसके रिलेटेड मोंगोडीबी की क्यूरीज राइट डाउन कर दें। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोंगोडीबी की क्यूरीज गिवन हो और मैं आपको कहूँ कि इसके इक्विवेलेंट एसक्यूएल से रिलेटेड क्यूरी राइट डाउन कर दें। या थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं आपको सिनेरियोज दे दूं, मतलब इंग्लिश के कुछ सेंटेंस दे दूं और उसमें मैं कहूँ कि इसके इक्विवेलेंट मोंगोडीबी के क्यूरीज राइट डाउन करें। लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपने एक टेबल के इक्विवेलेंट कोई एंट्री बनानी है, या यू हैव टू क्रिएट अ कलेक्शन नेम कस्टमर, तो उससे रिलेटेड आप जो है वो मोंगोडीबी की क्यूरी राइट डाउन करें। तो आप किस तरीके से करेंगे? डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन और आगे उसके आगे ब्रैकेट्स के अंदर कस्टमर। फिर मैं आपसे कहूँ कि आप उसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट करें, वो वैल्यूज का मैं आपको एक टेबल दे दूं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू इंसर्ट करके मोंगोडीबी के थ्रू दिखा दें। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें मैं आपको मोंगोडीबी की क्यूरीज दे दूं और मैं आपसे कहूँ कि इसके रिलेटेड आप क्या करें? एसक्यूएल से रिलेटेड क्यूरीज राइट डाउन कर दें। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको एसक्यूएल की क्यूरीज दे दूं किस तरह, लाइक दिस, और मैं कहूँ इसके इक्विवेलेंट मोंगोडीबी के क्यूरी आप राइट डाउन करके बता दें। ये ऐसा भी हो सकता है कि मोंगोडीबी की क्यूरी दे दूं और कहूँ कि उसके इक्विवेलेंट एसक्यूएल की क्यूरी लिख के बता दें। ऐसा भी हो सकता है कि सिनेरियो बता दूं और उससे कहूँ कि इसके इक्विवेलेंट मोंगोडीबी और एसक्यूएल दोनों की क्यूरी लिख के बता दें। तो इसी तरह की बेसिक क्यूरीज होंगी, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्यूरीज नहीं होंगी जो क्लास में हमने जो देखी हैं, क्यूड ऑपरेशन और ये इस तरीके की,
ये सारी क्यूरीज इसी तरीके की कुछ क्यूरीज आएंगी बस, इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं होंगी। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं जो हमारे फाइनल में आएंगी। ठीक है, फाइनल में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। वी हैव डीटीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स, इसके अलावा हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, उसके अलावा हमने जॉइंट्स पढ़े हैं बहुत डिटेल में। उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, एक्सटेंडेड ईआरडी पढ़ा था हमने, एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देखी थी हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ट्रिगर्स देखे, उसके बाद हमने प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस देखे, इसके अलावा हमने और क्या देखा, हमने व्यूज क्रिएशन देखे, हाउ कैन वी क्रिएट व्यूज, व्यू अपडेट डिलीट व्यूज कैसे हो सकते हैं। उसके अलावा हमने आज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट देख पढ़ी, ठीक है, जिसका मैं ओवरव्यू आपको पहले दे चुकी हूँ कि टीएम में हमने क्या क्या देखा है। और हमने इंट्रोडक्शन टू डीबी देखा। इसके अलावा हमने ग्रुप बाय और हैविंग के क्लॉज भी देखे। इसके अलावा हमने एग्रीगेटेड फंक्शन देखे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपको, यहाँ हमने सब क्यूरीज देखी, एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी को नेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, और कोई और अगर आपको याद आ रहा हो जो मैं मिस कर रही हूँ तो वो भी बता दें। अच्छा, मिड से पहले वाला, क्योंकि डीबीएमएस ऐसा कोर्स है कि इसमें हम लिमिट नहीं कर सकते कि मिड से पहले क्या है और मिड के बाद क्या है, इसीलिए देखिए मैंने डीडीएल, डीएमएल, एग्रीगेटेड सब भी यहाँ डिस्कस किया है। तो वो सब चीजें जो हैं वो है ना, ईआरडी, एक्सटेंडेड ईआरडी, वो भी है यहाँ पे। जब एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड के लिए आपको बेसिक ईआरडी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक्स हैं। जी बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन भी आएगी। जी, यहाँ तक कोई सवाल? ये वाली चीजें जो हमने पढ़ी हैं इससे रिलेटेड जो है वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो हमारे पास यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है लास्ट क्लास का। और आज का जो हमने टीएम और इंट्रोडक्शन टू डीबी पढ़ा है इसको भी मैं अपडेट कर दूंगी। अच्छा, एक और हमारे पास टॉपिक है इंडेक्सेस, जो कि आपका रीडिंग असाइनमेंट है, 4 या 5 स्लाइड्स हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंडेक्सेस, जो कि आपका रीडिंग असाइनमेंट है। और इसका जो है वो 4-5 स्लाइड जो है वो मैं ऑलरेडी आपके उसमें, ये जो आपने लैब में भी पढ़ा होगा कि इंडेक्सेस क्या होते हैं और कैसे क्रिएट होते हैं। जी, यहाँ तक कोई सवाल? अटेंडेंस के अलावा? जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है? ओके। अच्छा, अब प्रोजेक्ट्स किन लोगों, कितने ग्रुप्स के प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएशन रहती है? जिन लोगों की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रहती है, काइंडली वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हर ग्रुप का एक मेंबर अपनी ग्रुप डिटेल शेयर कर दे, सो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि कितने ग्रुप्स हैं जो रिमेनिंग हैं। और हमारे पास टाइम जो है वो कल मंडे का है। अब कुछ लोगों का फर्स्ट स्लॉट में पेपर है, जिन लोगों का फर्स्ट स्लॉट में पेपर नहीं है वो काइंडली कल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट स्लॉट में आके अपने प्रोजेक्ट इवेलुएट करवा के जो है फ्री हो जाए। और जिन लोगों की जो है वो सेकंड स्लॉट में पेपर है वो काइंडली फर्स्ट स्लॉट में प्रोजेक्ट दिखा के फ्री हो जाए। और जिनका फर्स्ट स्लॉट में पेपर है वो फर्स्ट स्लॉट में नहीं आ सकते, वो फिर पेपर देने के बाद सेकंड स्लॉट में आके जो है वो इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। लेकिन टाइम हमारे पास कल का है, सिर्फ डीबीएमएस की इवैल्यूएशन की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो हमारे पास कल का डे है मंडे का, और यूनिवर्सिटी में ही जो है ऑन कैंपस इवैल्यूएशन होगी डीबीएमएस की।
ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कुछ इम्पोर्टेंट ही बता दें। सारे बता दो दिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब टॉपिक जो मैंने यहाँ राइट डाउन किए, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। मिस कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, कुछ रह नहीं गया, सब हो गया इसमें। डीडीएल, डीएमएस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट डीबीएमएस के तमाम कंटेंट जो हमने क्लास में पढ़े हैं, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट तो मैं कुछ पढ़ाती ही नहीं हूँ ना, जो सब मैंने पढ़ाया वो सब इम्पोर्टेंट है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिस अटेंडेंस नहीं होगी? अटेंडेंस लग गई सबकी। मैम थ्योरी में जो आपने पढ़ाया आज, जी ये भी आएगा? सब आएगा बेटा, मैं क्यों ऐसी फालतू कुछ चीज पढ़ाऊंगी जो नहीं आना और मैं फिर भी पढ़ाऊंगी। जो पढ़ाया है वो सब आएगा। मिस डीबीएमएस